हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 22 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे था और 8 पे था वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट आई है, फ्रीडम इंडेक्स की। पहले तो ये देखना ये आती किसकी है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट किसकी आती है, क्योंकि बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने इंडिया को। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है क्या? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? ये फ्रेंच की एनजीओ है। याद रखिएगा, फ्रांस याद भी ना रहे तो ये याद रखिएगा, किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, इट इज एन एनजीओ। और उसके बाद उन्होंने याद रखिएगा क्या रिपोर्ट में दिया है कि उन्होंने हमारी जो पोजीशन है वो 142 दी है। और 2016 में 133rd रैंक थी, वो हमारी 142 रैंक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट ट्राइंग टू डू देयर जॉब प्रॉपरली। तो अब ये आ जाता है कि अगर मेंस की बात आती है, देखिए प्रीलिम्स में ज्यादातर रैंक्स नहीं पूछी जाती। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट पूछा जा सकता है कि कौन देता है, या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पूछा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं। रैंक्स ज्यादातर दी नहीं जाती, अगर दी जाए तो याद रखिएगा 142nd है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट मेंस के लिए कि कभी क्वेश्चन अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन पे आए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आए, तो देखिए ये हम एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। इसको पूरा इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बस हम एक एग्जांपल दे सकेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे जो रिपोर्ट है उन्होंने क्या इंडिया को पुट किया है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हम 23rd फेब, 5th मार्च, 19th मार्च आप लोगों ने कहा था कि पुराने लेक्चर्स बता दीजिए करिए, तो बता दिया है। हम लोगों ने डेट सारी निकाल ली हैं, मेहनत लगी जो भी लगा। बट आप लोगों को मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो पुराने लेक्चर्स सारे सुनिए। बहुत चीजें मिस कर देंगे क्योंकि जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई टॉपिक्स, वो रिपीट नहीं होते हैं। वो एक या दो बार ही आते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर हो सके तो सारे लेक्चर सुनिए। चलिए, नहीं तो जो भी है 23rd फेब, 5th मार्च और 19th मार्च, ये 3 डेट्स आप दे सकते हैं। उसमें पार्ट्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अच्छा आया होगा कि कैसे आपने देखा होगा पीछे जॉब्स भी छोड़ी थी। तो सारा डिस्कस हो जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ये थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, बहुत मात्रा में पाया जाता है ऑन अर्थ। और ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन है। ये प्रीलिम्स वाले बहुत ध्यान से देखिए, मेंस वाले भी देखिए। मतलब आदमी तो एक ही है, मुझे भी पता है, पर अपनी अगर आपने कॉपीज अलग अलग बना रखी होंगी प्रीलिम्स की और मेंस की, जैसे हम लोग बनाया करते, तो याद रखिएगा प्रीलिम्स में भी इसको लिखेगा, मेंस में भी लिखेगा कि ये एक तो क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन है। और फोकस ऑन जनरेशन हमें करना होगा हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। ये आप बनाते रहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। और इंडिया की आपको पता है कि एनर्जी की रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विद हाइड्रोजन इकोनॉमी हम उसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है 175 गीगावाट बाय 2022, उसमें हेल्प करेगा ये। हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे कम करेगा, पेरिस एग्रीमेंट में हमें हेल्प करेगा। और हमारी इंडिया की जो है बहुत अच्छी एज है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, क्योंकि एक तो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे हमें इधर उधर समुंदर है, पानी बहुत है। और दूसरा हमारे पास एबंडेंट नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उस वजह से भी हमें ये काम करेगा। और इन्होंने हमारी फायदा क्या है, एक तो गवर्नमेंट ने आपको पता है, एक तो गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ बहुत अच्छा इम्पेटस दिया उसको, बहुत बड़े स्केल पे इसको बना रहे हैं। दूसरा हमारा आपको पता है स्मार्ट ग्रिड्स आ गई हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पावर ग्रिड्स को जोड़ते हैं, जिसमें रेन्यूएबल को भी जोड़ रहे हैं नॉन रेन्यूएबल के साथ। तो उससे क्या है कि हमें सस्ती और महंगी बिजली एक साथ मिल जाएगी और हम एक एवरेज कॉस्टिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। और याद रखिएगा 2020, अक्टूबर 2020 में दिल्ली फर्स्ट इंडियन सिटी थी जिसने ऑपरेट करना शुरू किया बसेस को हाइड्रोजन मिक्स्ड सीएनजी के साथ। ठीक है, इन 6 मंथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो हाइड्रोजन सीएनजी उन्होंने यूज किया अपनी बसेस में। अब वो कितना मिक्स होता है वो अब हम सब देखेंगे, कितना सीएनजी के अंदर हाइड्रोजन मिक्स हो सकती है, कितनी नहीं। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन जो है, एक बार थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं कि एक तो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। एक याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो एयर से हल्का होता है, हवा से भी हल्का होता है, तो इसलिए वो राइज कर जाता है एटमॉस्फेयर में। इसलिए इसको प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रेयर हो जाता है। दूसरा, ये जब अपने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होती है तो ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटेलिक है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है और हाईली कंबस्टेबल है, ये याद रखिएगा। और हाइड्रोजन फ्यूल जो है जीरो एमिशन फ्यूल है, जो बर्न होता है विद ऑक्सीजन। और वो फ्यूल सेल्स में भी यूज हो सकता है, इंटरनल कॉम्बशन इंजन में भी यूज हो सकता है। और आपको पता ही होगा ये स्पेस प्रोपल्शन में तो यूज होता ही है, हम देखा ही हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है स्पेस में। अब देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हाइड्रोजन की। एक तो ग्रे हाइड्रोजन है, जो इस टाइम इंडिया की बल्क प्रोडक्शन जो हो रही है वो ग्रे हाइड्रोजन में हो रही है।
जो हाइड्रोकार्बन हम निकालते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं या नेचुरल गैस जो है, उसमें से ये चीज निकाली जा रही है। मगर इसमें दिक्कत क्या है कि इसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा। दूसरा आ जाता है ब्लू हाइड्रोजन, जो भी वो भी फॉसिल फ्यूल से निकाला जाता है, उसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मगर इन बाय प्रोडक्ट्स को कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो इसलिए ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है ये। फिर आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ग्रीन हाइड्रोजन को निकालने के लिए, वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तो ये याद रखिएगा, जनरेशन होती है जो हाइड्रोजन की, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अगर ये जनरेटेड फ्रॉम रेन्यूएबल्स एनर्जी से करा जाता है, जैसे अगर जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, अगर हम वो सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, या विंड से कर रहे हैं, जो भी रेन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी किसी रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट होकर आई है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। इसके बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, वाटर और वाटर वेपर। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो मिक्स किया जा सकता है नेचुरल गैस के साथ, कितना, 20% मैक्सिमम। और वो उन्हीं पाइपलाइंस और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन गैस को, जिनसे नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब पॉलिसी चैलेंजेस क्या है हमारे हाइड्रोजन कॉमर्शियल यूज करने में? एक तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करना ग्रीन और ब्लू बहुत महंगा है। और दूसरा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन और यूज ऑफ हाइड्रोजन, क्या जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है हमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की, और जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वो अभी बहुत बच्चे वाली स्टेज पे है, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड यू नो कि हमें कितना हम लैक करते हैं फंड्स में। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है फ्यूल सेल्स की, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसलिए कॉमर्शियल यूसेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, वो उसको भी अगर कॉमर्शियल यूसेज की बात भी करें इंडस्ट्रीज में, तो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक तो R&D, क्योंकि आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन का, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो इस वजह से डिमांड क्रिएट करना हाइड्रोजन की थोड़ा सा मुश्किल है। ये पॉलिसी चैलेंजेस रहेंगे। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आया था 2019 के प्रीलिम्स में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाइए, देखिए, आप कोशिश करिए वो आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल पे था पुलिस रिफॉर्म्स का। आपने देखा होगा कि जो ये वजह का केस हुआ था, अंबानी का केस, आपको पता होगा, उसके घर के बाहर जब वो टैक्स स्कॉर्पियो मिली थी, उसमें उस पुलिस चीफ का सर आया क्योंकि उसको वो हट गया था या जो भी था। तो उस पे एक क्वेश्चन बनता है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। तो आपने कैसे इसको लिखना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है? दो ही पॉइंट्स लिख पाऊंगा, बहुत जरूरी, वो ही आर्टिकल में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ज्यादा उसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। 250 वर्ड्स में लिखना होगा, उतना आप लिख लेंगे। आप लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। बहुत अच्छी चीज है ये। नेसेसिटी करती है कि पुलिस चीफ जो है हमारा आंसरेबल रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी है हमारी, जो भी है वो कहते हैं कि नेता लोग हैं, जनता के लिए हैं, तो नेता अपनी चलाते हैं पुलिस वालों के ऊपर, इसलिए पुलिस वालों को अकाउंटेबल रहना पड़ता है इलेक्टेड गवर्नमेंट पे। अब हमें इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि बैलेंस बना रहे कि गवर्नमेंट का लेजिटिमेट रोल अपॉइंटिंग और रिमूविंग ऑफ पुलिस चीफ्स, ताकि चीफ्स की ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी रहे, उधर गवर्नमेंट का भी सुनी जाए, सबकी सुनी जाए। मतलब एक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। ये नहीं हो कि अपने मन माने तरीके से सरकार जो है अपॉइंट करे और रिमूव करे। अब इसमें दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके रिफॉर्म्स के एरिया में? पहला तो है कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपॉइंटमेंट और रिमूवल की, खाली एक जो गवर्नमेंट के ऊपर सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस समय एक बाई पार्टीसन उसमें लाना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी हो, वो अपॉइंटमेंट करे, रिमूवल करे। उसके बाद आप इसमें से थोड़े से इसकी हिस्ट्री देंगे कि जो स्टेट लेवल ओवरसाइट बॉडी है, पहले उसको सजेस्ट किया था नेशनल पुलिस कमीशन ने, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1979 में। बाद में इसको 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी जजमेंट में रीअफर्म किया था। तो टॉप कोर्ट ने कहा था कि यूपीएससी को ये जिम्मेवारी दी जाए कि वो शॉर्टलिस्ट करे कैंडिडेट्स, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपॉइंट करे पुलिस चीफ्स। उस बिहाफ पे मॉडल पुलिस बिल 2015 का प्लेस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड, जिसको स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी कहा जाता है, जो बनता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और दूसरे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी होते हैं, जो डिसाइड करेंगे कि कौन पुलिस चीफ बने, और उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद आप लिखेंगे, मगर इसकी हकीकत ये है कि 26 स्टेट्स और यूटीज में ये एसएससी, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन आ चुकी है, चाहे वो एक्ट्स के साथ आई हो, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ आई हो, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ आई हो, आ चुकी है।
बट बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन एक के पास भी नहीं है, जैसे सजेस्ट किया था टॉप कोर्ट ने कि उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो, तो दोनों हो गए, और साथ साथ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हो सिविल सोसाइटी के, तो किसी ने भी ये बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन नहीं ली है। कई कई तो सिर्फ किसी में तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंक्लूड ही नहीं किया गया है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स नहीं है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और जो अगर एसेंस में देखें तो कमीशन जो है रिमेन्स डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो मिनिस्टर्स हैं वो ही इसको डोमिनेट कर रहे हैं, और उसको डोमिनेट कोई नहीं कर रहा है। और अगर हम कहें मोर ओवर 23 स्टेट्स तो ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का ही रोल है रिटेन द सोल डिस्क्रिशन ऑफ अपॉइंटिंग द पुलिस चीफ। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि सेकंड एलिमेंट जो क्रिटिकल होता है पुलिस रिफॉर्म्स में कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, जैसे उसमें क्या लिखा है कि गवर्नमेंट की बजाय ये बाय पार्टीसन प्रोसेस हो। दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए फॉर जो लेगा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अपॉइंटमेंट्स में कोर्ट और मॉडल पुलिस एक्ट ने कहा था कि यूपीएससी जो है शॉर्टलिस्ट करे कैंडिडेट्स को या स्टेट सिक्योरिटी कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, सर्विस रिकॉर्ड देखा जाए, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस देखा जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाए ऑफ कैंडिडेट्स ओवर द पास्ट 10 ईयर्स कि किसको शॉर्टलिस्ट करना है किसको नहीं। उन्होंने अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे ये कहा था कि जो यूपीएससी और एसएससी है उनको क्या रिक्वायर्ड है, कैसे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, मगर उसमें फर्दर गाइडेंस नहीं दी गई कि किस टर्म को आप स्पेसिफाई करेंगे कि गुड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस किस चीज को कहेंगे गुड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है, या कैंडिडेट्स को मेजर कैसे करेंगे ड्यूरिंग अप्रेजल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली हम लिखेंगे नो स्क्रूटनी प्रोसेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू जस्टिफाई रिमूवल फ्रॉम टेन्योर पोस्ट। नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की कि अगर आप रिमूव करने जा रहे हैं पुलिस चीफ बिफोर इट्स टर्म एंडिंग, ठीक है। बट उसमें डाइल्यूट कर दी गई, प्रकाश सिंह जजमेंट का था, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ओनली रिक्वायर्स कंसल्टेशन। जो एसएससी है वो सिर्फ कंसल्ट करेगी उस एसएससी से, बट वो बाइंडिंग नहीं होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज भी किया था कि प्राइमा फेशी सेटिस्फैक्शन जो है गवर्नमेंट की वो सिर्फ एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं हो सकता जस्टिफाई करने के लिए रिमूवल, उसमें साथ में होना चाहिए कि हाँ किस वजह से आपने किया, किस वजह से आपने सिर्फ एक गवर्नमेंट कह दे कि मैंने इस वजह से किया, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म्स यूज करती है कि उन्होंने प्रॉपर सर्विस नहीं करी या जो भी वजह वो करती है, इतना आप डिटेल में मत लिखेगा। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है अलोन सफिशिएंट नहीं है, जस्टिफाई करती है जो रिमूवल को, इसलिए उनको एसएससी को करना चाहिए कंसल्ट। बट वो हमेशा कंसल्टेशन ही रहा है, वो एक बाइंडिंग नहीं रहा कभी भी। कंक्लूजन में लिखेंगे कि इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी हम यूके से सीख सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, पुलिस रिफॉर्म्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एक्ट लेके आए 2011 में, जो एडिशनल लेयर चेक करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स। एक बस इतना ही दीजिएगा, ज़्यादा उसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आप यूके का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जो हमने स्टेप्स दिए हैं, जो ऊपर अपने मेंशन करे हैं, द अबव मेंशन स्टेप्स हेल्प करेंगे इंश्योर फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, एंड हमें नीड है इस टाइम कंसिडर करने की इन चीज़ों को टू प्रोटेक्ट द पुलिस न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द पुलिस, ताकि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे पुलिस, ये नहीं कि जो भी सरकार आए उसी की सुने। उसके बाद पेज 9 पे आ जाता है मेजर इकोनॉमीज फोरम लिखा हुआ था, ये क्लाइमेट जो मीटिंग्स होने वाली हैं। याद रखिए मेजर इकोनॉमीज फोरम क्या है, लॉन्च कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ये एक फैसिलिटेट करने का था डायलॉग्स बिटवीन मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मेजर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, जब यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही थी कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। इंडिया मेंबर है, यस इंडिया मेंबर है। उस टाइम जिसके 17 मेजर इकोनॉमीज थी, जो मतलब कंट्रीज जिनको मेजर इकोनॉमीज फोरम में माना गया था, वो कौन कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूके एंड यूएस, ठीक है। डेनमार्क ने भी, यूएन ने भी पार्ट लिया था। डेनमार्क ने इसलिए पार्ट लिया था क्योंकि वो दिसंबर में जो कॉन्फ्रेंस थी यूएनएफसीसी की वो वही थी, और उसके बाद यूएन ने भी पार्ट लिया था अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वर्स, ठीक है। उससे ज़्यादा आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने जैसे डेट्स के बारे में कहा था, हम डेट्स ले आए हैं, अब आपके ऊपर जब भी होगा हम रेफरेंस डेट्स दे देंगे आपको। दूसरा एक आ रहा है कि सर आप जीएस के सेक्शन वाइज बताया करिए। देखिए जीएस के पेपर्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1, 2, 3, 4, सिर्फ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि चलिए आप एक साथ तो 4 पेपर एग्जाम नहीं दे सकते, या एक साथ पूरा नहीं कर पाएंगे अगर पेपर 1 में ही सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दें।
ये इसलिए आपको 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट ये आपको इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। इसको आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जाना होगा। अगर सपोज़ आपके पास भगवान के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, लिखिए भगवान के बारे में या सेंट्स के बारे में लिखिए, फरिश्तों के भगवान के फरिश्तों के बारे में लिखिए, तो आप क्या सिर्फ़ रामायण लिखेंगे या महाभारत लिखेंगे या अलग से बुद्ध के बारे में लिखेंगे या प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में लिखेंगे या जीसस के बारे में लिखेंगे, महावीर के बारे में? एक एक सिर्फ़ एक के बारे में तो नहीं लिख सकते ना। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी और जिसमें आप सब लिखेंगे। राम भगवान के बारे में भी लिखेंगे, कृष्ण जी के बारे में भी लिखेंगे, आप उसमें जीसस के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, चाहे बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, ऋषभ जी के बारे में, सबके बारे में लिखेंगे। इंक्लूड करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे। वैसे ही आपको पेपर 1, 2, 3, 4 सेपरेट मत देखा करिए। आप कोशिश करिए कि इसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम जोड़ने की कोशिश करें। तभी आपका आंसर जो है एवरेज मार्क्स से ज़्यादा लेके आएगा और आपको एक एज देगा कि आप टॉप 100 में स्कोर करो। नहीं तो आप वही लास्ट वाले टाइम में रह जाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सारों को, पूरे करंट पर्सपेक्टिव्स को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को, हिस्ट्री को, सब टॉपिक्स को एक साथ लेके अपना आंसर को पुट करना होता है। तो इसको इंडिविजुअली मत देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।